फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक चार्ज इंटेंसिटीज के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग गाउस थ्योरम पढ़ेंगे, गाउस का नियम पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो हमें पता है किसी भी धन आवेश से कुछ काल्पनिक रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, जबकि धनावेश में ये रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। अब मान लीजिए कि किसी स्थान पर आपने एक चार्ज रख दिया, कोई Q आवेश रखा है और ये इसको इस तरह से विद्युत क्षेत्र चारों तरफ उसके फैला हुआ है। विद्युत क्षेत्र के बारे में तो हमें पता ही है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से कितनी पास हो रही है। कोई एरिया ले लिया गया आपने, मान लीजिए कि इस तरह से थोड़ी सी और बना देते हैं। मैंने ये एरिया ले लिया, यहाँ से इस एरिया से कितनी लाइनें पास हो रही हैं या कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्या घनत्व इस क्षेत्रफल से पास हो रहा है, वही हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है। नॉर्मल डेफिनेशन के फॉर्म में ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर फॉर्मूले के बेस पर अगर हम उसको समझेंगे विद्युत फ्लक्स को, तो कुछ इस तरह से आता है। अगर हमारे पास किसी स्थान पर विद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो उस स्थान के पर जो विद्युत क्षेत्र होता है और ये जो एरिया लिया जाता है, इस एरिया के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मान लीजिए एरिया S है, तो फाई जो है E इंटू S के रूप में दिखाया जाता है। इसमें एक चीज़ समझने की ये है कि जो एरिया लिया जाता है ये वेक्टर एरिया लिया जाता है। ध्यान से समझेंगे, एरिया वेक्टर। वैसे तो नॉर्मली हम जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो एक अदिश राशि होती है। लेकिन जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड का पृष्ठ किधर की ओर है, बाहर की ओर है। अब इसका पृष्ठ बाहर की ओर हो गया, इसका एरिया बोर्ड का ये दिया गया है। और अगर मैं ये कह दूं कि इस बोर्ड का एरिया A है, तो इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, तो उसको हम लिख देंगे वेक्टर A के रूप में लिख देंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत। यानी ये जो मार्कर की जो पॉइंट की जो डायरेक्शन है, इस बोर्ड का जो एरिया है, इसका ये जो वेक्टर है वो इधर की ओर होगा। इसको कहा जाता है एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डेफिनेशन को जब हम वेक्टर के फॉर्म में आगे बढ़ाते हैं, तो किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उस स्थान पर जितना क्लोज एरिया लिया गया है उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है आपका विद्युत फ्लक्स। अगर हम कोई एरिया जो है वो बहुत छोटा सा ले लें, मान लीजिए ये कोई एरिया DS है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है कि D फाई बराबर DS जो आपने वेक्टर लिया है एरिया का, उसका अल्पांश है। D का मतलब होता है कि बहुत छोटा सा डिफरेंस या पार्ट लिया गया है, वही DS कहलाता है। तो D फाई इक्वल टू EDS हो गया। अब अगर मैं ये DS पूरा मैं किसी चार्ज के लिए पूरा एरिया ले लूँगा, तो ये पूरे एरिया को कवर कर लेगा। तो अब निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, तो हमें पता है कि जब किसी बड़े पार्ट का एक अल्पांश ले लिया जाए और फिर इसके बाद पूरे पार्ट का हमें वैल्यू निकालना हो, वो कुछ भी हो। हम लोग समाकलन अवकलन में पढ़ते थे 11th में, और मैथ में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी सिखाया गया है आपको। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं।
तो इस पूरे एरिया से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो ऐसे लिखा जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, और इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो तरह से लिखा जाता है, एक तो ऐसा इंटीग्रेशन लिख देते हैं, दूसरा इंटीग्रेशन लिखा जाता है यहाँ पर एक सर्किल लगा दिया जाता है। इस सर्किल का मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये जो पार्ट लिया गया है ये पूरी तरीके से ये बंद लूप है, बंद लूप की तरह है ये। तो यहाँ पर हम एक रिंग बना देते हैं और डी फाई का समाकलन फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी एस। ये हो गया आपका समाकलन। अगर करेंगे तो इस तरह से जब फॉर्म लिखी जाएगी तो ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है आपका ए बी ऑफ कॉस थीटा, और ये जो क्वांटिटी मिलती है ये होती है एक अदिश राशि, अदिश गुणन। डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन, अदिश गुणन से जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो अदिश राशि होती है। इसका मतलब जो आपको फाई है यह एक अदिश राशि है, तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। एक एक पॉइंट समझते चलेंगे साथ में। अब ये थीटा क्या है, इस थीटा को समझने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक काल्पनिक रूप से इसको समझिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ये डस्टर ले लिया और इस बोर्ड पर चार्ज है, आवेश है, तो इस बोर्ड से जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी। अब जब इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं और मैंने एक ये डस्टर ले लिया और ये डस्टर जो है वो इस तरह से इसका एरिया, ये इसका एरिया हो गया। ओके, तो ये पूरा एरिया इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई बुक या कोई हम लोग कागज भी ले सकते हैं इसमें से, चलिए ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल जो है, इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी अभी, और बोर्ड में जो आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर हो गई। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, इसका क्षेत्रफल भी बाहर की ओर, तो ये इनके बीच का एंगल थीटा हो गया 0 डिग्री। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे झुका दिया। जैसे झुकाएंगे तो इस डस्टर से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा उसके लिए हम क्या समझेंगे, ये पृष्ठ, तो पृष्ठ पर हमने ऐसे लंब खींचा तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल की डायरेक्शन, और विद्युत क्षेत्र इधर ही था, तो इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन, इसके बीच में जो एंगल बनाना ये, इसी को हम कहते हैं थीटा। जैसे इसको हम चित्र में कैसे समझेंगे, मान लीजिए ये कोई चार्ज है और यहाँ से आपका एक मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है इस तरह से, और इसका मैंने एक एरिया इस तरह से थोड़ा सा तिरछा ले लिया, तो एरिया की डायरेक्शन हो गई ये। तो ये जो एंगल बनता है यही यहाँ पर ये कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो जहाँ थीटा विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्रफल के मध्य बना हुआ कोण होता है। जैसे मान लीजिए कि पानी बरस रहा है, तो बारिश की जो बूंदें हैं वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती हैं। अब मैंने ये हाथ लगाया, तो अब देखेंगे कि जब मैंने इसको हाथ को ऐसे कर दिया तो इससे इसमें अधिकतम पानी की बूंदें पड़ेंगी। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा यूँ झुका दिया तो क्या हुआ, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर नीचे की ओर जा रहा था वो इस तरह से इस डायरेक्शन पर हो गया, और पानी बूंदें नीचे आ गई। उन पानी की जो लाइनें, धाराएं हैं, उनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर हो गया और क्षेत्रफल इधर की ओर हो गया। तो ये बीच का एंगल ये थीटा है। अब सोचिए, इस समय अधिकतम बूंदें पड़ेगी, इसको मैं यूं कर दूंगा तो इसके अंदर से एक भी पानी की बूंद यहाँ से पास नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर एक क्षेत्रफल हम परपेंडिकुलर ले लें, यानी ई और टी एस के बीच में अगर 90 डिग्री हो जाए तो या कितना आ जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो कंडीशन देख लेंगे, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब 0 ले लेंगे तो यहाँ पर फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी,
dts ऐसा लिख दिया जाएगा। दूसरे कंडीशन में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया जाए, तो 90 डिग्री ले लेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर cos 90 वैल्यू 0 तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब इस हाथ का क्षेत्रफल नीचे की ओर, पानी की बारिश भी नीचे की ओर, तो मैक्सिमम, और जब मैंने इसको यूं कर दिया तो बारिश तो नीचे की ओर हो रही है और क्षेत्रफल इधर की ओर है, तो इस क्षेत्रफल से कितनी पानी इसकी बूंदें जाएंगी, 0। दैट मीन्स ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पास होने वाला उस एरिया से वो 0 हो जाता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मूले से यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसका, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी, तो फाई का मात्रक ऐसे लिखेंगे। ई का क्या हो गया, ई का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम। ध्यान आया कैसे, एफ बराबर क्यू ई या ई बराबर एफ अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम, और एरिया है मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये इसका मात्रक हो गया। डायमेंशन क्या हो जाएगी, विमा इसकी क्या हो जाएगी, पाई की विमा क्या होगी, बोलो भाई, तो इसकी विमा, बल की विमा क्या हो जाएगी, mlt-2। ध्यान है, एरिया मीटर स्क्वायर यानी कि L2 हो जाएगी। कूलम आवेश की विमा 80 हो जाएगी, तो पाई की विमा लिख दी जाएगी आपके ml1 ये हो गया, 2 ये, तो ml3 t-2 है, ये t1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 बना देगा, तो t-3 हो जाएगा, ml3 t-3, और a की पावर जो 1 है तो ऊपर जाएगा तो ये a-1 बना देगा। तो जो विद्युत फ्लक्स की जो विमा है वो हो जाएगी आपकी ml3 t-3 a-1, ये विद्युत फ्लक्स की विमा हो गई। हटा देते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे गाउस का नियम क्या होता है। गाउस का नियम, गाउस लॉ ये कहता है, गाउस लॉ विद्युत फ्लक्स के कैलकुलेशन को बताता है। किसको बताता है, विद्युत फ्लक्स के कैलकुलेशन को बताता है कि अगर कोई आवेश दिया जाए तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा बाहर, उस चीज को प्रदर्शित करने के लिए गाउस ने एक नियम दिया। क्या होता है, मान लीजिए आपने आवेश क्यू ले लिया और इस क्यू के चारों तरफ आपने क्लोज सरफेस बना दी। क्लोज सरफेस मतलब ये बंद है चारों तरफ से, तो इस आवेश के कारण इससे जो फ्लक्स पास होगा वो फ्लक्स कितना होगा, क्या बताया जाएगा, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे किसी आवेश से निकलने वाला या आवेश के कारण उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर रखे आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अब ये आवेश क्यू है, अगर आवेश बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि आवेश बढ़ने पर ये रेखाएं ज़्यादा डेंस हो जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा डेंस हो जाएंगी, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। यहाँ से स्पष्ट हो रहा कि जो फाई है वो क्यू यानी अंदर जो आवेश है उसके समानुपाती होता है। अब मान लीजिए किसी स्थान पर हमने कई सारे आवेश Q1, Q2, Q3 इस तरह से हमने कई सारे आवेश रख दिए, तो अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस
Q3 ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति पर लिखेंगे फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब इसका चार्ज का बीजगणितीय योग, सम लिया जाएगा, बीजगणितीय योग लिया जाएगा, ये उसका फाई हो जाएगा। या कुछ ऐसे भी सकते हैं फाई बराबर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है उस चीज को यहाँ पर हम कैलकुलेशन में लिखते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होता है Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश रखा है उस आवेश को टोटल कर लेंगे और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट आपकी निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। इसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो कहीं पर न्यूमेरिकल्स वगैरह में कैलकुलेशन में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू वही की वही 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लिख दिया जाएगा और इसका यूनिट हो जाएगा आपका कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बताया जा चुका है आपको पहले भी ये। तो एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू यहाँ पर ले ली जाएगी। तो अब आप सोचिए, अगर केवल आपको आवेश का मान पता हो, कैसे, इस तरह से कुछ एक नंबर का सवाल दे लेते हैं, लेकर छोटा सा। मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि किसी स्थान पर कोई 6 माइक्रो कूलम्ब का आवेश रखा है, तो इससे निर्गत कुल फ्लक्स का मान बताइए। तो क्या लिखोगे, तो सोल्यूशन में ऐसे कर दिया जाएगा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर Q की वैल्यू 6 माइक्रो मतलब -6 पावर लग जाएगी अपॉन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, अब इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। मिल जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वही निकलने वाला कुल फ्लक्स हो जाएगा। तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा जाता है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है फाई बराबर E डॉट dx इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, जो हमने फाई की डेफिनेशन या फॉर्मूला पढ़ा था, फिर ये फाई का जो गॉस लॉ है और इन तीनों को एक साथ इक्वल लिखा जा सकता है। तो हम जो गॉस के लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उन एप्लीकेशंस में हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, तो हमको जो सोल्यूशन है ना वो जल्दी मिल जाएगा। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं इसके गॉस लॉ के, इन पॉइंट्स को भी हम लोग समझ लेंगे ठीक से। पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स ये है कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है, अब उस पृष्ठ की आकृति को बदल दिया जाए, मतलब कि इस कमरे के अंदर है, मान लीजिए इस कमरे के अंदर आवेश रखा है, फिर इसी आवेश को एक गोले के अंदर रख दिया जाए, फिर क्या होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा फ्लक्स में, क्या फ्लक्स की वैल्यू में फर्क पड़ेगा, या एक मैंने कोई प्रिज्म जैसी आकृति इस तरह से ले ली, उसके अंदर उसी आवेश को रख दिया जाए, तो क्या उस प्रिज्म के सभी फलकों से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स है वो क्या बदल जाएगा। इस चीज का हम लोग अब स्टडी करेंगे कि भाई आकार जो पृष्ठ दिया गया उसकी आकार और आकृति किस प्रकार प्रभावित करती है फ्लक्स को या प्रभावित नहीं करती है, दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये एक आपके पास गोला है, ठीक है, एक आपके पास घन है, एक कोई ट्रायंगुलर टाइप का शेप या अलग टाइप का शेप है, इसके अंदर आवेश Q है, यही Q आवेश, इतना ही आवेश इसके अंदर भी है,
और इसके अंदर भी इतना ही आवेश है। ओके, तो बताइए कि इससे और इससे तीनों से निकलने वाले फ्लक्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, पहली आकृति से निकलने वाला फ्लक्स फाई1 मान लें तो हमें पता है Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज तो इसके अंदर क्यों है। ओके, इसके लिए जब हम फाई2 निकालेंगे तो लिखेंगे हम लोग Q/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई3 बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, चार्ज एक जैसे थे तो उनसे निकलने वाले फ्लक्स तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब तीनों का जो फ्लक्स है ना वो बराबर है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो निर्गत कुल फ्लक्स है, किसी पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स है, वह उसके अंदर उपस्थित केवल आवेश पर निर्भर करता है, ना कि पृष्ठ की शेप क्या है, आकृति क्या है, उस आकृति पर निर्भर नहीं करता है। केवल वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से निकलेगी और जो कि इक्वल होगी। तो पहला पॉइंट हो गया, कुछ इसमें 2-4 पॉइंट्स हम लोग तो सीखने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनते जाएंगे। पहला पॉइंट ये हो गया आपका कि शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता जो नेट फ्लक्स होता है। अब देखिए दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश तो है लेकिन फ्लक्स जीरो हो जाए। तो फ्लक्स क्या कहता है, फ्लक्स कहता है कि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर आवेश होगा तो फ्लक्स होगा ही होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्लक्स ना हो। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास एक रूम है या घनाभ है, इसके अंदर एक आवेश प्लस Q रखा है और एक आवेश माइनस Q रखा है। तो हम इससे निकलने वाले फ्लक्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता है कि टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट 5 इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने भी चार्ज हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 5 बराबर Q1 प्लस Q2 माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्या हो, जितना धन आवेश हो उतना ही ऋण आवेश हो, तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कुल चार्ज है, कुल आवेश है वो 0 है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट आपको समझना है। थर्ड पॉइंट देखेंगे क्या है। थर्ड पॉइंट में हम लोग ये समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक घन दिया गया है, घन में आपके 6 बराबर पृष्ठ होते हैं, सभी सरफेसेस के जो एरिया होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर इसके अंदर Q आवेश रखा गया जिसके कारण इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स, ध्यान से सुनेंगे इसको, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो कुल फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, जिसे आप फाई कहते हो, तो फाई की वैल्यू हो गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए घन के किसी एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। इस पृष्ठ से, किसी भी एक पृष्ठ से, क्योंकि सभी 6 पृष्ठ के एरियाज इक्वल हैं, तो बताइए एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आप ऐसे देखिए, किसी कमरे में अगर एक बल्ब जलता है, उस बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं, उन किरणों को आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए। अब बल्ब में से अगर 1000 रेखाएं निकल रही, या मान लीजिए कि 600 रेखाएं निकलती हैं, तो उस बल्ब से 600 किरणें निकल रही हैं और वो एक घन के अंदर रखा हुआ है, तो क्या होगा, सभी घन की दीवारों पर 100 बराबर रेखाएं या किरणें पहुंचेंगी। तो एक पृष्ठ से कितना हो गया, तो कुल
रोशनी कुल प्रकाश का या कुल प्रकाश किरणों का 1/6 पहुंच रहा वहां तक। तो किसी एक पृष्ठ से या घन के किसी एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो फाई डैश मान ले तो हो जाएगा 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स, या यूं ऐसे लिख देंगे हम, फाई डैश इज इक्वल टू 1/6 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो कुल फ्लक्स निकला उसका 1/6 जो होगा वो होगा आपका 1/6 ऑफ नेट फ्लक्स। ओके, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ये कुछ न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन के फॉर्म में इसको आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक आपके पास कोई घन रखा हुआ है, इस घन के किसी एक पृष्ठ पर क्यू आवेश रखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, इसके एक पृष्ठ पर क्यू आवेश रखा है। तो प्रश्न ये होता है कि इस घन से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखिए कहीं पर भी आवेश है तो पहले हम वैसी की आकृतियां लेंगे और उस आवेश को पूरी तरह से क्लोज करने का प्रयास करेंगे। यह आवेश क्यों रखा हुआ है? मैंने क्या किया, इस घन के ऊपर एक घन मैंने और बना लिया। अब एक घन और बना लेंगे। अब यह आवेश पूरी तरीके से कैप्चरिंग में आ गया, बंद हो गया। अब आप सोचिए, इससे जितनी भी, अगर ये बल्ब होता तो इसकी आधी रोशनी ऊपर जाएगी और आधी रोशनी नीचे आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स आधा आएगा और ऊपर वाले से आधा फ्लक्स निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो इसका जो कुल फ्लक्स अगर है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो किस घन एक से निकलने वाला फ्लक्स या उस घन से, जो घन दिया गया है उस घन से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई डैश बराबर कुल फाई का आधा, तो यूं कह दें फाई डैश बराबर 1/2 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट्स फाइनल। अब एक क्वेश्चन फिर से इसी में क्रिएट होता है कि इसका फर्स्ट पार्ट मान सकते हो, और इसका सेकेंड पार्ट जो क्रिएट होता है वो होता है कि इस घन के पृष्ठ ए से कितना फ्लक्स निकलेगा या घन के एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो बिल्कुल आसान है, समझेंगे इसको। मान लीजिए कि किसी छत पर या ये छत है, आप ऐसे यूँ करिएगा कि ये छत है, छत पर लाइट लगी हुई है। तो उस छत की जो लाइट है उससे निकलने वाली किरणें कहाँ से गुजरेंगी? सोचिए, तो इस दीवार से, सामने की दीवार से, लेफ्ट साइड की दीवार से, राइट साइड की दीवार पर भी रोशनी पड़ेगी, फर्श में रोशनी पड़ेगी, लेकिन वो रोशनी वापस उस छत पर नहीं पड़ती। आप सोचते हो कि छत तो दिखती है या वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखती है, लेकिन उससे निकलने वाली प्रकाश किरणें उस छत से पास नहीं होती। तो जितना भी रोशनी आया वह रोशनी, वह किरणें 5 बराबर पृष्ठों में वितरित हो जाती हैं। अगर मैं कहूँ कि किस घन के किसी एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, घन के किसी एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो किसी एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई डबल डैश मान लो तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर आने वाले फ्लक्स का 1/5, समझ में आ गई बात? इसके अंदर जो आया वो 5 भागों में बट जाएगा। तो
5 डबल डैश यानी ए पर से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा इसके अंदर से आने वाला, यानी इसके अंदर कितना आ रहा था 5 डैश, इसके अंदर आने वाले फ्लक्स का 1/5 हो जाएगा। या यूं कह दो कि आवेश क्यू से जितना भी फ्लक्स निकला था उस फ्लक्स का कितना हो जाएगा, उस फ्लक्स का हो जाएगा 1/5 और 5 डैश की वैल्यू थी 5/2 तो 5/2। तो एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जो होगा वो उस आवेश से निर्गत कुल फ्लक्स का 1/10 हो जाएगा। कैसे होगा, 1/5 एक पृष्ठ से और उस घन में ही पहले से ही आधार है तो 1/2 एंड 1/5 दैट इज 1/10। तो नेट फ्लक्स का 1/10 हो जाएगा। तो यूं लिख लीजिए 5 डबल डैश इज इक्वल टू 5 यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड 1/10। ओके, तो ये हो गया। इस तरह से आपको घर में कुछ इसके सवाल करने हैं, क्वेश्चन समझने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे समझना है। देखिए आपके ये क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा तो हम उसके आपको सोल्यूशन दे देंगे। मान लीजिए कि घर के समझना चित्र को आप बना लीजिएगा या लैंग्वेज बोल रहा हूँ इसको समझिएगा। यदि कोई आवेश किसी घन के एक शीर्ष पर रखा है, एक शीर्ष पर रखा है तो उस घन के अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा और उसके एक पृष्ठ से कितना पास होगा, इस तरह से करना है। आंसर लग आएगा। जैसे घन के शीर्ष में रखा है तो शीर्ष में रखे आवेश को ऊपर नीचे से बाईं ओर सभी तरफ से पहले घनों से उसको बंद करिएगा। फिर कितने घनों की आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए कि अगर 50 घनों की आवश्यकता पड़ी तो एक घन से कितना पास होगा, कुल फ्लक्स का 1/50। पर इसमें 50 नहीं आएगा, इसमें आपको हल करके लाना है, बताना है आपको। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसी में मैं लिख देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, लिख देता हूँ मैं आपके, इस घन के एक कोर पर रखा हुआ है। अब कोर पर रखा हुआ है तो इस घन से कितना फ्लक्स पास होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसके एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास होगा, ये आपको कैलकुलेट करके लाना है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका सलूशन बता दूंगा। आसान है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे हो जाएगा। आपको अगर अदर सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है उसके अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और उस मैथमेटिक्स वाले में या इंग्लिश के लेक्चर के लिए इंग्लिश की प्लेलिस्ट में, बायो के लेक्चर के लिए बायो की प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायो, मैथ आपको प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे और क्रम से मिलेंगे। जिस तरह ये क्रम से चल रहा है उसी तरह से क्रम से ही सारे सब्जेक्ट में इंग्लिश और बायो वगैरह में आपको मिल जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।